बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ एम्पायर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान सुपर लीग में कमेंट्री टीम का हिस्सा रहने वाले जनाब तारिक सईद। इससे पहले कि हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ें, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम जनाब तारिक सईद, आज उनसे हम बहुत सी बातें करेंगे। ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके अलावा हम पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड पर और वेस्ट इंडीज पर भी थोड़ी बात करेंगे। चले हम बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। फयाज साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप बताइए, अबू धाबी में पीएसएल के बाद की दुनिया कैसी? सर को तो हम लोग वाकई मिस कर रहे हैं अबू धाबी में। आप ये बताएंगे आपका जो एक्सपीरियंस था पाकिस्तान सुपर लीग का वो कैसा रहा? ये बहुत ही अच्छा रहा। और थोड़ा तो गैर यकीनी से शुरू हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगी जिस तरह के हालात थे, और सूरत हाल पल पल बदल रही थी। लेकिन अब अभी भी लगता है कि जैसे एक मोजज़ा सा ही हो गया है। जितनी ये कामयाब रही पीएसएल, आखिर में इस टूर्नामेंट का मुकम्मल हो जाना इस तरह के हालात में, और जिन लोगों ने भी इसके लिए मेहनत की और जिस तरह उन्होंने जो है दिन रात इसके लिए एक किया, जाहिर है कि वो सब मुबारकबाद और उनको मिलने चाहिए, उनके लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में शायद इससे मुश्किल हालात में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ होगा कभी भी ना। अच्छा तारिक भाई, ये बताइएगा कि रेडियो से टीवी तक का आपका सफर क्या बहुत आसान था? क्योंकि रेडियो पर तो आपने अपना अच्छा खासा नाम बनाया था, मगर टीवी कमेंट्री में आना क्या बहुत आसान था या इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी? देखिए, टीवी बिल्कुल ही डिफरेंट, एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ब्रॉडकास्ट का मुख्तलिफ सा पहलू है। और रेडियो जो है उसमें आपने वो तस्वीर जो है खींचनी होती है अपनी आवाज़ के ज़रिए, तो वो पिक्चर आप ड्रॉ करते हैं। लेकिन टेलीविज़न का फ़र्क ये है कि टेलीविज़न पे जो पिक्चर आ रही होती है उसमें आपको ऐड करना होता है, तो ये खासा बड़ा फ़र्क है। तो जो है टीवी की कमेंट्री जो है वो ज़्यादा टेक्निकल है, आप कह सकते हैं। रेडियो डिफरेंट है, उसमें आपको डिफरेंट किस्म का टैलेंट चाहिए होता है। तो लेकिन ये कि अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि लोग अच्छे थे, साथ काम करने वाले, इस तरह रमीज़ भाई थे, या बाजिद खान थे, या सिकंदर बख्त और सना मीर, ये सब बहुत ही अच्छे लोग थे। उनके साथ काम करने का भी एक तरह से मज़ा है। आपका आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच कौन सा लगा पीएसएल 6 का? देखिए, पीएसएल में वैसे तो बहुत बड़े ही जानदार मैचेस हुए हैं, हमने देखे हैं। लेकिन यहाँ अबू धाबी में जो वो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था, जिसमें 248 रन बना दिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और वो पीएसएल का भी एक नया रिकॉर्ड हो गया। तो उस दिन रन्स का बिल्कुल पहाड़ सा खड़ा हो गया था। 479 रन्स हमारे सामने बन गए सिर्फ 40 ओवर्स में। तो हम तवक्को भी नहीं कर रहे थे कि जो है अबू धाबी की पिच पे इतने ज़्यादा रन्स बन जाएंगे, वहाँ पीएसएल का एक नया रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। शारजा जैसे ग्राउंड में तो आप यूएई में करते हो एक्सपेक्ट कि वहाँ ज़्यादा रन्स बनेंगे, चौके छक्के ज़्यादा लगते हैं, मैदान इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अबू धाबी जहाँ का प्लेइंग एरिया भी बड़ा है, और फिर वहाँ की पिच भी हमेशा वो गेम ज़रा सा रुक कर आता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ही आला थी, जिसकी जितनी भी हम तारीफ कर सकें वो कम होगी इस पीएसएल 6 में। क्या सोचा था आपने कि मुल्तान सुल्तान जो है बन जाएंगे, वो बॉटम से टॉपर आ जाएंगे? फयाज, जिस तरह मैंने कहा ना, बिल्कुल गैर यकीनियों का ही टूर्नामेंट रहा। और जब आगाज़ हुआ था तो मुल्तान सुल्तान को कराची कंडीशंस तो बिल्कुल रास नहीं आ रही थी, उनका कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा था। उनके बॉलिंग के हालात ऐसे थे कि उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि
जो है बॉलिंग का कॉम्बिनेशन किस तरीके से तरतीब दिया जाए। फिर यहाँ आप देखिए कि अबू धाबी पहुँचने के बाद भी उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो कोई बेस्ट नहीं था। उनकी टेल बहुत लंबी थी और ऐसा लगता था कि शायद ये टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएगी, लेकिन आखिर में शायद कप्तान को बहुत ज़्यादा एतमाद था। रिजवान जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल है वो बेस्ट चीज़ हुए हैं पिछले, अगर हम बात करें पिछले इस कोविड के बाद की, तो जी शायद इससे अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं हो सकता था जो रिजवान की सूरत में सामने आया। मुल्तान सुल्तान की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया कि बिल्कुल एंड टूर्नामेंट से पहले उनको टीम में लेने का, फिर कप्तान बनाने का। ये दलेराना फैसला था, क्योंकि शान मसूद ने भी बुरा नहीं किया था। पिछले सीजन में वो खुद बैटिंग भी अच्छी कर रहे थे, कप्तानी भी अच्छी कर रहे थे, और मुल्तान सुल्तान की टीम को वो प्ले ऑफ तक लेकर आए थे। तो लेकिन एक नई सोच के साथ, एक नए कप्तान के साथ, और वो आए, और फिर जाहिर है उनके पास 3 लेग स्पिनर थे, तो आपको तो चॉइस करना होता है कि आपका उस दिन बेस्ट कौन सा खेल सकता है। तो उन्होंने टूर्नामेंट के बैक एंड के लिए इमरान ताहिर को रखा। तो बहुत अच्छे फैसले थे। एंडी फ्लावर ने बहुत इम्प्रेस किया है, और उन्होंने साबित कर दिया है कि जो जो प्रोफेशनल कोचेज हैं वो किस तरह से गिरी हुई टीमों को भी खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की हार को कहाँ तक देखते हैं कि एक वक्त पर वो टॉप पर थे और हम सबको लग रहा था कि हो सकता है लाहौर कलंदर्स इस दफा चैंपियन बने, मगर फिर वो टूर्नामेंट के दूसरे राउंड के लिए भी क्वालिफाई ना कर सके। कहाँ पर उनसे गलती हुई? देखिए, लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो मेरा ख्याल है कि अगर हम बगौर देखें तो जिस तरह का उनको आगाज मिला था, और जिस तरह पिछले सीजन में उनको होम ग्राउंड रास आया था, तो फाइनल तक भी चले गए थे। तो इस बार भी लग रहा था कि शायद टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम यही है। फिर राशिद खान का रुकना और ससेक्स को छोड़कर वो लाहौर कलंदर को तरजीह देना, तो उस वक्त तो लगता था कि सब अच्छा है और ये रौनते हुए निकल जाएंगे जिस तरह की इनकी बॉलिंग है। लेकिन जो अबू धाबी की पिचेस हैं, जिस तरह वहाँ मेहनत करनी पड़ती है आपको रन बनाने के लिए, तो जो इनके बैट्समैन थे उन्होंने थोड़ी लापरवाही का मुजाहरा किया। वो जिस तरीके से कराची में खुला खेलते हुए, दूर दूर से खेलते हुए आ रहे थे अपनी बॉडी से, उनने यहाँ पर भी वही तरीका अपनाया। तो वो मुख्तलिफ था। वो जो वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष आपको अपनाना पड़ता है, तो वो अपना नहीं सके। मोहम्मद हफीज़ हूँ या फ़खर जमान हूँ या इवन के बैन डंक हूँ, ये वो इनके ये वो तीर थे जो यहाँ पे चल रहे थे पाकिस्तान में। लेकिन वहाँ अबू धाबी में जाकर जहाँ पे थोड़ा सा टेस्टिंग कंडीशंस आई, तो इनके जो बैट्समैन हैं वो पहले भी इनकी बैटिंग जो है वही लेट डाउन करती थी। आप अगर इनकी बॉलिंग को देखें तो इनकी बॉलिंग का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं था जो पहले भी जो 4 इवेंट्स हुए थे। तो इस बार फिर वो बैटिंग ने ही इनको लेट डाउन जी, किया, और मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा जो है ना वो वो सहल पसंदी का भी शिकार है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड की। तो अगर पहले वनडे की बात की जाए तो आपके ख्याल में क्या उस्मान कादर को टीम में होना चाहिए या शादाब खान को टीम में होना चाहिए प्लेइंग 11? देखिए, जो शादाब खान है वो टीम के नायब कप्तान तो हैं, और वो आपको एक जो है एक्स्ट्रा एक आपको मिल जाता है बैटिंग में। वो क्योंकि अब बैट्समैनों का वो हाथ बढ़ाते हैं नंबर 7 पर आकर, नंबर 8 पर आकर, और पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से ऐसी रही है, इनको सहारा चाहिए होता है लोअर ऑर्डर से। फिर फील्डर बहुत ही अच्छे हैं। तो अब देखना ये होगा कि उनकी जो फिटनेस है वो कितनी अच्छी है शादाब खान की, क्योंकि इस पीएसएल में भी उनकी फिटनेस अच्छी नज़र आई नहीं है। पिछले काफ़ी अरसे से उनका ये मसला चला आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर तो वो पूरी तरह फिट होते हैं तो फिर तो वो आते हैं टीम में। तो जो उस्मान कादिर हैं, इनको भी ज़ाहिर है आप इतनी जल्दी नज़रअंदाज कर नहीं सकते। अभी जनूबी अफ्रीका में वनडे में भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, और पाकिस्तान को प्रिटोरिया में इन्होंने अच्छा स्पेल करके जितवा दिया था जब पाकिस्तान वहाँ पे सीरीज जीता। तो अब ये ऑन द डे फिर ज़ाहिर है मैनेजमेंट ने ये फैसला करना है कि अगर तो आप की बैटिंग इतनी अच्छी है कि जिस तरह पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया था साउथ अफ्रीका में, और ये टॉप ऑर्डर पिछले 1-2 साल से वनडे क्रिकेट में ये करते आ रहे हैं परफॉर्मेंस। बाबर आजम हूँ या फ़खर जमान हूँ, इमामुल हक हूँ, ये सब रन्स बनाते हुए आ रहे हैं। तो अगर तो
मिडिल ऑर्डर में शोएब मकसूद आ जाते हैं या जिस तरह अभी हारिस सोहेल आए हैं उससे भी मिडिल ऑर्डर आपको बेहतर लगेगी, वैसे नहीं रहेगी जिस तरह ये जनूबी अफ्रीका में लग रही थी पाकिस्तान की। फिर पाकिस्तान उस्मान कादिर के साथ जा सकता है। जहाँ तक हम देखते हैं कि बॉलिंग की अगर बात की जाए तो शादाब खान की वो बॉलिंग में वो चीज बाकी नहीं रही कि जो पहले हमें साल 1.5 साल पहले देखने को मिलती थी। तो क्या उस्मान कादर को बॉलिंग में शादाब खान पर एज हासिल नहीं है? देखिए, जो उस्मान कादिर हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल नए नए आए हैं, उनको अभी 12 महीने भी नहीं हुए, तो उनका भी हम कह सकते हैं कि पहला ही सीजन चल रहा है। तो शादाब खान ने काफ़ी खिदमत की हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान की जो जीत थी उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो जीता है और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। आप समटाइम जो है ये 50 ओवर की क्रिकेट में या T20 क्रिकेट होती है, इसमें छोटे मार्जिन से जीत हार होती है, तो उसमें जो अच्छी फील्डिंग कर लेना, जब ये खेलते हैं किसी भी टीम में तो ऑलमोस्ट आप जिस तरह के ये फील्डर हैं, आप 10-12 रन जो है प्लस में जाते हो, आप शुरू करते हो मैच, तो आप इतनी जल्दी शादाब खान को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो जितने अच्छे क्रिकेटर हैं, अगर वो फिट होते हैं तो वो किसी भी टीम में वो हमेशा पहली चॉइस से होंगे कप्तान। सही। अच्छा, क्या टाइम आ गया कि पाकिस्तान की टीम को मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट्स का नायब कप्तान बना देना चाहिए, या अभी जो शादाब खान नायब कप्तान है ये ठीक चल रहा है? देखिए, रिजवान जो है वो टेस्ट क्रिकेट में तो वो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है, तो जो है शादाब के लिए अभी पहला यही है उनके लिए चैलेंज कि वो पाकिस्तान टीम में क्या जगह जो है बना पाते हैं, क्योंकि अपनी प्लेइंग 11 में जब उनकी जगह होगी तो जाहिर है उसी सूरत में ही फिर वो नायब कप्तान रह सकेंगे। तो इस सवाल का तो जवाब जाहिर है शादाब को खुद ही देना है। बाकी रिजवान जो है वो नायब कप्तान ना भी हूँ तो इस वक्त वो पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है और जो पाकिस्तान के जो वो अब वो बहुत ही जल्दी अब वो सीनियर प्लेयर्स में या लीडरशिप ग्रुप में तो वो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने टेस्ट मैच में कप्तानी भी की है रिजवान में, तो वो अगर नायब कप्तान नहीं भी होंगे तो वो जाहिर है कि वो लीडरशिप उस ग्रुप में तो हैं जो पाकिस्तान टीम में इस वक्त बाबर आजम है या आप शादाब को कह सकते हैं या मोहम्मद हफीज हैं, तो उस लाइनअप में तो वो ऑलरेडी है। अच्छा, आजम खान की टीम में सिलेक्शन को किस तरह देखते हैं कि क्या आजम खान को 6-7वें नंबर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, या अभी उन्हें टीम के साथ रखकर ग्रूम किया जाए तो बेहतर है? देखिए, जो है वक्त तो लगता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट आता रहा है, जिसको हमने सिर्फ टैलेंट की बुनियाद पर जिन प्लेयर्स को खिलाया गया है आज तक, PSL से जिस तरह या अंडर 19 से शाहीन अफरीदी बहुत जल्दी आ गए थे, तो उनको सिर्फ पोटेंशियल पे प्रॉमिस पे ही खिला दिया गया था, तो वो कर गए थे एडजस्ट। तो या उससे पहले जो है वकार यूनुस से बहुत जल्दी ये लोग आ गए थे, वसीम अकरम आ गए थे, तकरीबन उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई नहीं थी। तो ये बॉलर्स के साथ तो आप इस तरह कर सकते हैं। जो बैट्समैन है उसको वक्त लगता है, बैट्समैन को इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर एडजस्ट होने में वो वक्त लगता है। तो कोई मजायका नहीं है, आपने टैलेंट पे पिक कर लिया आजम खान को, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की एक रीत भी रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में 5वें-6 नंबर पे वो एक हिटर की ज़रूरत है, पावर हिटर की, कि ये उसको फिल करें। टीम के साथ भी रहेंगे तो ज़ाहिर है बेहतर तो होंगे, और अगर ये आगे चलकर फर्स्ट क्लास का पूरा सीज़न यहाँ पर खेलते हैं पाकिस्तान में तो और बेहतर होते जाएंगे। और ज़रूरी है पाकिस्तान के जो बैट्समैन है ख़ास तौर पर, और अब के बॉलर्स भी, कि ये जो है वो 4 दिन की क्रिकेट खेलें। अच्छा, अब जो वर्ल्ड कप T20 है वो यूएई और ओमान में होने जा रहा है, तो शोएब मलिक की जैसे पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस रही है, तो क्या शोएब मलिक पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होने चाहिए या यंगस्टर्स के साथ जाना चाहिए? देखिए, अभी तक जिस तरह के हालात लग रहे हैं, शोएब मलिक को इन्होंने बिल्कुल राइट ऑफ तो नहीं किया।
शोएब मलिक जो है वो खेल तो अच्छा रहे मिडिल ऑर्डर में, इसमें तो कोई शक नहीं। बॉलिंग भी करते हैं और ज़ाहिर फिट भी हैं शोएब मलिक। लेकिन शायद उससे पहले जो सेलेक्टर्स हैं उनकी जो तरजीह ये है कि अगर वर्ल्ड T20 से पहले उनका नंबर 5-6 का मसला हल हो जाता है तो फिर तो मेरा ख्याल है वो शायद नहीं देखेंगे। अब सोहेब मकसूद आए हैं, क्या इनको जो पांडाउन खिलाया जाएगा या इनको वो जो नंबर 5-6 वाला वो जो वहाँ पे एक वैक्यूम नज़र आ रहा है वो इनसे पूर्ण कराने की कोशिश करते हैं। तो अभी मेरा ख्याल है ये अगले जो दो टूर्स हैं इसमें काफ़ी जो सवाल हैं वो उनका जवाब हमें मिल जाएगा। तो जब तक ये वैक्यूम रहेगा ये 5-6 का, तो फिर बार बार जो है वो नजरें शोएब मलिक की तरफ जाती रहेंगी। ये बात तो है। अच्छा, हैदर अली को के इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं कि हैदर अली ने क्या अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है पीएसएल में, जो कोविड बबल है उसको ब्रीच करके, या सोहेब मकसूद पर किस्मत की देवी ज़्यादा मेहरबान थी? देखिए, इतना परफॉर्म कर दिया था सोहेब मकसूद को तो टीम में आ ही जाना था। वो अगर हैदर अली टीम में होते तो भी वो आ जाते। और हैदर अली का हमें ये समझना चाहिए उनका बुरा वक्त चल रहा है, उनकी फॉर्म चली गई। और ये वो पिछले पीएसएल में बहुत अच्छा खेले थे और पिशावर ज़ल्मी की तो वो टीम का बिल्कुल मुस्तकिल हिस्सा बन गए थे। फिर पाकिस्तान के साथ जिस तरह उन्होंने जाके इंग्लैंड में बैटिंग की तो वो तो रातों रात स्टार बन गए थे। लेकिन जो 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 बैट्समैन है, जिस तरह हमने पहले बात की, उसको कुछ वक्त लगता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है हैदर अली का इस तरह से फौरन वो बैटिंग के ट्रैक से उतर जाना। और बुरा वक्त है, हमें ये समझना चाहिए। अभी यंगस्टर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, टैलेंटेड हैं और एक आध जो फर्स्ट क्लास का सीजन खेलेंगे तो मेरा ख्याल है ये वापस अपने ग्रुप में आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं हैदर अली, और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान क्रिकेट को लंबा सर्व करेंगे। हमें जो है उम्मीद करनी चाहिए कि इतनी जल्दी जो है वो दिल नहीं हार बैठेंगे। पाकिस्तान की टीम के इंग्लैंड में क्या चांसेस देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम किस हद तक जो है वो इंग्लैंड टूर में कामयाब हो सकती है? बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा ही अच्छा खेलता है इंग्लैंड में जाकर, और खासतौर पर जब ये वाला सीजन, ये वाले महीने मिलते हैं ना पाकिस्तान को, ये ये जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई का जो महीना होता है या अगस्त का पहला हफ्ता है, तो इसमें पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में हमेशा बहुत अच्छा करती है जाकर। और बॉलर तो विकेटें लेते ही हैं वहाँ पर। रिवर्स स्विंग का भी इम्कान होता है इस महीने में, जुलाई में, तो विकेटें थोड़ी ड्राई हो चुकी होती हैं, वेदर भी क्रिकेट के लिए आइडियल होता है। और सबसे बढ़कर के पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए निस्बतन आसान हो जाता है उन दो नई गेंदों को भी जाकर। तो इंग्लैंड की टीम नो डाउट बड़ी ताकतवर है, बहुत अच्छा खेल रही है। इतना उसको हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये, ये बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है। शायद हम जो है जितना अच्छा पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में खेला है वो उससे भी पाकिस्तान के हौसले बहाल हुए होंगे। खासतौर पर पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है उसका कॉन्फिडेंस वापस आया हुआ है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज जो थी वो रिजवान के परफॉर्म किए बगैर पाकिस्तान ने हराई थी, जो पाकिस्तान का मेन स्टे है इस वक्त बैटिंग का। तो अगर मिडिल ऑर्डर में वो भी परफॉर्म करते हैं और हारिस सुहेल आ गए हैं, उससे और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को। और टॉप ऑर्डर पहले ही सेटल है, तो हसन अली आ गए हैं, ये अब खासी हद तक फिट लग रहे हैं, तो शाहीन अफरीदी होंगे। तो मेरा मेरा ख्याल है कि ये बड़ी लाजवाब सीरीज होने वाली है। यूएई और ओमान में T20 वर्ल्ड कप के शिफ्ट होने से पाकिस्तान को नुकसान होगा या फायदा होगा? अगर ये टूर्नामेंट भारत में हो जाता तो अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाता, क्योंकि वहाँ की जो पिचेस हैं वो दुनिया की बेहतरीन बैटिंग विकटें हैं, और पाकिस्तान वहाँ ट्रेडिशनली अच्छी वनडे क्रिकेट खेलता है इंडिया में जाकर। और बनिस्बत यूएई के, यूएई में पाकिस्तान ने रेड बॉल पे बड़े रन्स किए हुए हैं, बड़ी टीमों को हराया हुआ है। लेकिन जब वाइट बॉल क्रिकेट की बात आती है ना तो यहाँ
थोड़ा सा पाकिस्तानी बैट्समैन दब जाते हैं, वो उतना फ्लुएंटली खेल नहीं पाते। अभी आपने देखा होगा हफीज कराची में अच्छा खेल रहे थे, यूएई के लेग में पीएसएल में भी वो उतना अच्छा नहीं कर सके। आपने रिजवान की भी मिसाल एक हमारे सामने है। बाबर आजम के बारे में भी हम ये बात कर सकते हैं, जितना अच्छा वो जनूबी अफ्रीका में अच्छी पिचेस पे, ट्रू पिचेस पे खेलते हुए आ रहे थे, या कराची की ट्रू पिच पे खेले थे, वो फ्लुएंसी उनकी यहाँ पे शेख जायद स्टेडियम में जब पीएसएल हुई तो उतनी नजर नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी पाकिस्तान का जो बैटिंग का कॉम्बिनेशन होगा वो टेस्ट होगा, लेकिन जाहिर है बॉलर्स जो हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे पाकिस्तान के लिए। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इतना अर्सा कवरेज की, मैचेस की, इंटरनेशनल मैचेस, फिर पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्स पे आपने पाकिस्तान की टीम को कवर किया, वर्ल्ड कप की कवरेज की, तो किस मैच की कवरेज का आपको सबसे ज्यादा मजा आया? देखिए मैचेस जो है ना, वो ये पाकिस्तान और जो इंडिया के मैचेस इंडिया में होते थे ना, उनका कवरेज का एक अनोखा ही था एक्सपीरियंस आपको होता है। खास तौर पर जब जब भी विजिटिंग टीम का बैट्समैन वहाँ बाउंड्री लगाता है, और जिस अंदाज में वो भरा मजमा जो है, वो ईडन गार्डन पे तो 1 लाख आदमी बैठा करता था, वो बिल्कुल खामोश हो जाया करता था। तो या फिर विकेट गिरने पे ऐसे सन्नाटा छा जाया करता था, तो वो आपके लिए एक बड़ा ही मुख्तलिफ आपका एक्सपीरियंस होता है। इंडिया में जाकर, इंडिया पाकिस्तान का खासतौर पर अगर मैच हो रहा हो, तो अब तो पाकिस्तान इंडिया से क्रिकेट होती नहीं बदकिस्मती से। तो वो जिन लोगों ने कवरेज की हुई है, या जिन लोगों ने उन उन मैचेस को ब्रॉडकास्ट किया हुआ है, तो वो एक बहुत ही अनोखा। समटाइम इस तरह होता है कि अगर होम टीम की विकेट गिरी है, आप कमेंट्री कर रहे हैं, तो वो पूरे स्टेडियम में आपकी आवाज जा रही होती है, लोग सुन रहे होते हैं, इतना इतना इतनी खामोशी छा जाती है। तो और इंडिया, इंग्लैंड, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे टेस्ट मैच कवर करने का भी एक अपना ही मिजाज है, मतलब एक अच्छा लगता है यहाँ पे जो है इन जगहों पे जाकर, जिस तरह लॉर्ड्स है। अच्छा, सही। आपने इंडिया की बात की, तो आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब आप वर्ल्ड कप की कवरेज के बाद पाकिस्तान आ रहे थे, आपको बॉर्डर पे रोका गया था, फिर उसके बाद कैसे वहां से आने दिया, ये स्टोरीज हमारे देखने वालों को सुनाइएगा। हाँ, वो हम लोग आ रहे थे जब वापस, तो वहाँ अमृतसर से जो है ये अटारी की तरफ, तो वो वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, जो इमिग्रेशन वाले। तो वो पूछ रहे थे, हर एक से पूछते हैं कि आप क्या करने के लिए गए थे इंडिया में, तो कितने दिन रहे। तो वो डिटेल्स में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करने के लिए गए थे, तो मैंने कहा मैं तो वो कमेंट्री करने के लिए गया था वर्ल्ड T20 की। तो उन्होंने कहा तो कुछ कमेंट्री हमें भी आप सुनाइए। तो वो फिर मैंने उनको जो है वो एक मैच की कमेंट्री जब वो सुनाने के लिए कहा, वो जावेद मियांदाद और चेतन शर्मा वाले मैच की, मैंने कहा आपको मैं सुनाता हूँ। तो सुनाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, रहने दीजिए आप इस मैच की, अब आप जाइए। हमारे जो नए आने वाले लड़के हैं जो कमेंट्री की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर आपके पास हो तो प्लीज हो। देखिए, जो है पहली बात तो यही है कि मेहनत आप कीजिए, मेहनत का आपको सिला मिलता है ज़रूर, खा वो उसमें देर हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि पहले जो है ना, आप आपको अगर कोई अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया, अच्छा स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर, तो ये आपकी बड़ी खुशकिस्मती है। तो हम लोग इस एतबार से लकी थे कि हमें बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले जब जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। तो वो फिर उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। खालिद वकार साहब थे यहाँ लाहौर में, मैं जो है उन्होंने मुझे मैंने उनसे बहुत सीखा। और अहमद शेख साहब थे हमारे लाहौर में, फिर ये मोहम्मद नकी साहब थे कराची में, उनसे हमने बहुत सीखा। तो ये जो टॉप के प्रोड्यूसर्स जो हैं, ये अगर आपको मिल जाते हैं अच्छे, तो वो मेरा ख्याल है
उससे वो फिर आपको ना वो जल्दी पटरी पे ले आते हैं, उनको पे काम लेना आता है आपसे। तो मेरा ख्याल है कि जब हमारे पास जब 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 अच्छे प्रोड्यूसर्स रहे हैं तो कमेंटेटर्स आते रहे। सही। अच्छा, कभी डांट पड़ी कमेंट्री के एरिया? हाँ बिल्कुल, ये तो डांट तो रेडियो पाकिस्तान पे तो बहुत डांट पड़ती थी, और ये उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी रेडियो पाकिस्तान में। तो आपको बताया कहाँ आपने रुकना है, कहाँ कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। तो वो बड़ी बहुत ज़्यादा उस ज़माने में तो आपको पता है एडिटिंग जो होती थी वो मैनुअल थी, तो उसमें और ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। खुद प्रोड्यूसर जो है वो एडिटिंग भी कर रहा होता था। अब तो सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा था, वो डिजिटल हो गई ये चीज़ें। तो उस वक्त फिर डेफिनेटली डांट पड़ती थी। आपने लफ्ज़ आपने को गलत बोल दिया, तो वो होती थी डांट। तो डेफिनेटली वो तो पड़ती है। आप किसी भी शोबे में हो, अगर आप सीखना चाह रहे हैं फिर आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू सो मच तारिक सईद कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड पर खुलकर बात की। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के बारे में भी आपने बात की। इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफाक की तो मैं आपको दोबारा सहमत दूंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।